नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप रूपक अलंकार में और यमक अलंकार में कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रूपक अलंकार से। रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर कोई भी काव्य हो तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें एक रूपी शब्द जरूर छिपा रहेगा। इस वीडियो के लास्ट में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना होगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। इसी रूपी शब्द से पहचाना जाता है कि इसमें रूपक अलंकार है। यही पहचानने का तरीका है। चलिए एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। यहाँ पे देखिए चंद्र खिलौनों, तो चंद्र मतलब चंद्रमा, खिलौना मतलब खिलौना। तो यानी बालक है वो कह रहा है कि मैया मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, यानी कि जो चंद्रमा ऊपर है उसी के समान हमें खिलौना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें रूपी शब्द छिपा हुआ है। कहाँ पे? चंद्र और खिलौने के बीच में रूपी शब्द छिपा हुआ है। इस तरह से आप पहचान लेंगे रूपक अलंकार है। एक अलग उदाहरण से समझते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे देखिए राम रूपी धन, राम रूपी रतन, यहाँ पे भी देखिए रूपी शब्द छिपा हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी रूपी शब्द छिपा हुआ है। एक और उदाहरण से समझते हैं। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। तो इसमें आइए खोजते हैं कि रूपक अलंकार क्यों है, वो रूपी शब्द कहाँ पे छिपा हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रिका चादर, यानी कि चांद की रोशनी चादर की तरह फैली हुई है। यानी जो वन होता है रात में देखेंगे तो उसके ऊपर जो चांदनी होती है वो चादर के समान फैली हुई होती है, यानी चांद रूपी चादर। यहाँ पे देखिए रूपी शब्द मिल गया। चंद्रिका चादर में क्या छिपा हुआ है? रूपी शब्द, चांद रूपी चादर। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इस तरह से आप रूपक अलंकार को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और पहचान लेंगे और आंसर को टिक कर देंगे। आइए अब रूपक अलंकार को कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। कहीं कहीं पर रूपी शब्द गायब हो जाता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। तो रूपक अलंकार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को ही समाप्त कर करके उसको एक कर दिया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान नए शब्द हैं। इसका टेंशन छोड़िए, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार को ऐसे समझिए कि जब गुण की अत्यंत समानता हो जिसके कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही न दिखाई दे, वहाँ पे रूपक अलंकार है। अगर आप काव्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दो वस्तुओं में जो तुलना की गई है उसमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक समान हो गई है। तो ऐसा जहाँ भी कंडीशन रहेगा वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। इस बात को अगर आप उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण है शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। ये एक पद है। सबसे पहले इस पद का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, ऐसे समझिए कि एक सुंदर नारी है, वह अपना आंचल नीचे की है, यानी अपना आंचल नीचे लटकाई हुई है। ध्यान दीजिएगा, हम उस घूंघट में छिपे चांद की बात कर रहे हैं। उठाए ले घूंघटा चांद देख ले, यही वाली बात है इसमें। उसका चेहरा इतना सुंदर है, अगर कोई दूर से देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें से चंद्रमा की तरह रोशनी आ रही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि कोई दीपक है और उसको कोई पारदर्शी चीज से ढका हुआ है, वहाँ से एक रोशनी आ रही है। ऐसा उसका मुख है, यानी कि उस महिला यानी उस नारी का मुख इतना सुंदर है कि हम अंतर ही नहीं बता पाएंगे कि वो चंद्रमा का मुख है या उस महिला का मुख है। यही इस बात में कहा गया है। मतलब उस महिला का मुहावा इतना सुंदर है कि चंद्रमा भी उसके आगे फेल है। वाह भाई, फेंकने के भी हद होती है यार। तो शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। शशि मतलब चंद्रमा, मुख मतलब चेहरा, चंद्रमा रूपी मुख। देखिए यहाँ पे रूपी शब्द आ गया, इसलिए इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आंख बंद करके रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। यानी कि यहाँ पे जो गुण है उसमें अत्यंत समानता हो गई है जिसके कारण आप उसका भेद नहीं कर पा रहे हैं। यही है रूपक अलंकार का कॉन्सेप्ट। तो ऐसी कंडीशन आएगी तो आप आंख बंद करके रूपक अलंकार को टिक मार देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका जो लाइक बटन है उसको तुरंत ठोक दीजिए। दोस्तों हिंदी बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें मजा आने लगेगा, क्योंकि मोदी जी ने एक बार कहा था ना, सब मजा माँ। उसी तरह से आप हिंदी को अगर दिल से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा सब मजा माँ। आइए अब उपमा अलंकार को समझते हैं।
उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो तुलना कुछ ऐसे शब्दों को यूज करके किया जाता है जो स्पेशल शब्द होते हैं। वो शब्द ये हैं: सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, सरिस और समान। ये जो शब्द मैंने बोला हूँ, ये सभी शब्द हमेशा तुलना करने के लिए काव्यों में प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जहां भी रहेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पे उपमा अलंकार है। अगर ये शब्द नहीं रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई दे या उसमें भिन्नता दिखाई दे तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। सबसे पहले आइए उस बोधक शब्दों से पहचानते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। उदाहरण है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यहाँ पर देखिए सरिस शब्द आ गया है, इसलिए इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सरिस शब्द आ गया है। एक अदर उदाहरण है नील गगन सा, शांत हृदय था रो रहा। इसमें भी देखिए सा शब्द आया है, इसलिए इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। यहाँ पे देखिए सा शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। तो इस तरह से आप उपमा अलंकार को पहचान लेंगे। कहीं कहीं ये शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो आप वहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार है? तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण में, आकृति में, स्वभाव आदि में समानता दिखाई दे या उसमें भिन्नता दिखाई दे या उसमें कोई तुलना की गई हो तो वहाँ पे उपमा अलंकार को समझेंगे। जैसे कि एक उदाहरण है हरिपद कोमल कमल। हरि का पद कोमल कमल की तरह है। यहाँ पे देखिए हरि का पद किससे तुलना की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तुलना की गई है। अगर इस पद को आप 2-3 बार पढ़ेंगे मन में तो आपको तुरंत एहसास होगा कि इसमें भी वे शब्द छिपे हुए हैं जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए उस शब्द को खोजते हैं। हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल, हरि का पद कोमल कमल की तरह है, हरि का पद कोमल सदृश है। यानी कि हरि का पद कोमल है, यानी सदृश है, यानी जैसा है। देखिए सारे शब्द इसमें छिपे हुए हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। तो दोस्तों मैंने आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे इसी टॉपिक से। तो क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो दोस्तों मेरा काम था रूपक अलंकार और उपमा अलंकार को आपको अच्छे से समझाना। मेरा काम है ये हो गया। अब आपका काम है इसका नोट बनाना। आप इसका अच्छे से नोट बना लीजिए। और आपको एक छोटा सा और काम करना है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अब तक क्या कर रहे हैं भाई? तुरंत लाइक ठोकिए। और हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग खुद समझदार हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।